तो हम लोग देख रहे थे पास्ट परफेक्ट टेंस। वहाँ पर एग्जाम्पल मैंने पहला एग्जाम्पल लिया था। पहला एग्जाम्पल था कि मेरे घर पहुँचने से पहले मेरे दोस्त लोग जा चुके थे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें जो काम पहले हुआ है उसके लिए इस वाले पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। तो यहाँ होगा माई फ्रेंड्स हैड। क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है इसका। तो यहाँ हो जाएगा इस वाले के लिए माई फ्रेंड्स हैड, और जाना का अंग्रेजी इसका V3 गॉन हो जाएगा। तो माई फ्रेंड्स हैड गॉन, और यहाँ एक शब्द लिखा हुआ है पहले, तो पहले का अंग्रेजी यहाँ पर हो जाएगा बिफोर। ठीक है ना, यहाँ बिफोर लिखेंगे। तो माई फ्रेंड्स हैड गॉन बिफोर। उसके बाद जो पहला अब वाक्य है यहाँ पर, मेरे घर पहुँचने से पहले, तो मेरे मतलब सब्जेक्ट यहाँ आई हो गया, और घर पहुँचना का अंग्रेजी होता है रिच। तो इस वाले स्ट्रक्चर को यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट का। तो रिच का V2 होता है रिच डे। तो आई रिच्ड होम, ठीक है ना, ये हो जाएगा आई रिच्ड होम। इसका ट्रांसलेशन है माई फ्रेंड्स हैड गॉन बिफोर आई रिच्ड होम। अगर दूसरा एग्जाम्पल देख लें तो ठीक है मोहन को स्कूल जाने से पहले घंटी बज चुकी थी। तो यहाँ देख रहे हैं दो काम, पहला मोहन का स्कूल जाना और उससे पहले घंटी का बजना। तो घंटी पहले बजी थी, इसलिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। तो घंटी का बेल होता है द बेल हैड। अब बजना का क्या होता है, यहाँ पर बेल का मतलब घंटी और रिंग का मतलब होता है इस तरीके से हम बजना, ठीक है ना। द बेल हैड रंग, यहाँ पर रंग इसका V2 रैंग और फिर रंग। तो द बेल हैड रंग बिफोर, यहाँ पहले के लिए बिफोर यूज होगा। और इसके बाद जो ये वाला सेंटेंस है मोहन को स्कूल जाने से पहले, तो मोहन को स्कूल जाने से पहले यहाँ लिखेंगे मोहन। अब यहाँ पर स्कूल जाना, तो यहाँ पर V2 होगा वेंट टू स्कूल, मोहन वेंट टू स्कूल। तो हो गया द बेल हैड रंग बिफोर मोहन वेंट टू स्कूल। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग सिंगल इस तरीके से वाक्य के लिए नहीं करेंगे। हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज वहां करेंगे जहां पर दो वाक्य एक साथ दिए हों, और उस वाक्य में जो पहले कार्य होता है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज कर लेते हैं, और जो काम बाद में होता है उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग कर लेते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम पास्ट परफेक्ट टेंस करने के बाद आ जाते हैं, यही मेन है, इसको याद रखेंगे। बाकी अब नेगेटिव बनाना होगा तो इस हैड के बाद नॉट रख देंगे, अगर इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो हैड को बाहर ला देंगे, तो ये क्लोज इंडेड हो जाएगा, और उसके साथ हैड से पहले WH जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट का बनाया था वैसे इसका भी बन जाएगा। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। इसके बाद आता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो इसका एक तरफ लिखते हैं पहचान, ठीक है ना। इसमें जो इसका पहचान होता है, इसके अंत में जो क्रिया होगा उसके अंत में रहा था, रही थी या रहे थे, प्लस इसके साथ समय भी दिया रहेगा, प्लस समय, ठीक है ना। वही बात जैसे मैंने उसको शब्दों में लिखवाया था, वही बात यहाँ मैंने शॉर्ट में लिख दिया, इसके साथ समय अवश्य दिया रहेगा। तो रहा था, रही थी, रहे थे, इसके साथ समय दिया रहेगा। अगर समय नहीं दिया होता है तो, और ता रहा था, ती रही थी, इस तरीके से भी रहता है, ठीक है ना, ते रहे थे इत्यादि। स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर में चले जाएंगे तो इसका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4, यानी V4 का मतलब V1 प्लस ING
और फिर ऑब्जेक्ट एंड देन इसके बाद इसमें प्रयोग करेंगे, इसमें वही फॉर या सिंस, फॉर या सिंस प्लस टाइम वर्ड, यहाँ पर हो जाएगा टाइम वर्ड। ये हो गया सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, ये हमें सबके लिए एक ही साथ होगा। यहाँ पर जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में हैज था, वहाँ पर हैव था, लेकिन यहाँ पर केवल एक हैड और बीन आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए हैड बीन को एक साथ रख दिया गया है, ठीक है ना। इसका अगर निगेटिव स्ट्रक्चर देखें, निगेटिव की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन, इस हैड और बीन के बीच में नोट लगा देंगे, बाकी ये चीजें सेम आ जाएगा यहाँ पर। बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर और सिंस, फॉर और सिंस का मतलब बताया गया है, और ये टाइम वर्ड हो गया। अगर ये इंट्रोगेटिव है, ठीक है ना, इंट्रोगेटिव में क्लोज इंडेड है, ठीक है ना, क्लोज इंडेड के लिए करते हैं तो ये हैड बाहर आ जाएगा, क्लोज इंडेड प्लस सब्जेक्ट, ठीक है ना, और यहाँ पर बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, बाकी चीजें सेम यहाँ होगा, टाइम वर्ड, ठीक है। और यदि वो क्लोज इंडेड ना होगा कि WH रहेगा तो WH क्वेश्चन यहाँ रखेंगे, फिर हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर ऑब्जेक्ट प्लस फॉर और सिंस प्लस टाइम वर्ड। और यदि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव रहता है, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, तो बस कुछ नहीं है यहाँ पर। इसके लिए अगर पहले वाले अगर क्लोज इंडेड है तो हैड प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट फॉर और सिंस प्लस टाइम वर्ड। अगर वो वही बात है, हैड एंड यूज कर सकते हैं। अगर इसको शॉर्ट में यूज करेंगे तो हैड प्लस नॉट, यहाँ लिख देते हैं। हैड प्लस नॉट को जब भी यूज करेंगे शॉर्ट फॉर्म में तो ये होता है हैड एंड, हैड एंड इस तरीके से लिख ले सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा, अगर क्लोज इंडेड के अलावा अगर ये WH होगा तो WH क्वेश्चन प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ये हो गया फॉर या सिंस प्लस टाइम वर्ड। तो ये हो गया कंप्लीट प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। इसको एक बार पूरा कंप्लीट लिखें, फिर इस पर हम एग्जांपल देखेंगे। चलिए, ये हो गया हमारा एग्जाम्पल ले लेते हैं इस पर। मोहन सुबह से क्रिकेट खेल रहा था, सुबह से क्रिकेट खेल रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो रहा था, रही थी, उसके साथ क्या दिया है, सुबह समय, और ये कौन सा है, पॉइंट ऑफ टाइम है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम क्या यूज करते हैं, सिंस का यूज करते हैं। तो मोहन हैड बीन, और यहाँ खेलना का प्लेइंग हो जाएगा, प्लेइंग क्या, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिकेट हो गया, और सिंस कब से खेल रहा है, सिंस मॉर्निंग, सिंस पार्ट ऑफ टाइम हो, पार्ट ऑफ जो डे होता है उसके लिए उसके साथ सिंस का प्रयोग करते हैं। दूसरा, राधा 4 दिनों से नहीं आ रही थी, ठीक है ना, ये हो गया। अब यहाँ राधा हो गया, नेगेटिव हो गया राधा, और उसके साथ हैड, फिर नॉट, हैड नॉट बीन, इसके बाद लगाएंगे बीन, और कमिंग, नॉट कमिंग, और 4 डेज, इसका मतलब है फॉर लगाएंगे, 4 डेज।
अगर इसका इंट्रोगेटिव एक देख लेते हैं, क्या तुम 10 दिनों से, ऐसे कर लेते हैं, 2 वर्षों से दिल्ली में रह रहे थे, दिल्ली में रह रहे थे। तो यहाँ पर क्लोज इंडेड हो गया ना, क्लोज इंडेड का पहचान यही है, क्या से शुरू होता है। तो यहाँ पर हैड पहले लिखेंगे, हैड यू, सब्जेक्ट कोई हो हैड ही लगता है, हैड यू। और यहाँ देखो बीन लगाएंगे इसके बाद, हैड यू बीन लिविंग इन दिल्ली। और ये पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर यूज करते हैं, फॉर 2 years, क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क जोड़े ना सब में, तो इस तरीके से हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी, ठीक है ना। 2 टेंस खत्म कर लिए हम लोग, प्रेजेंट पढ़ लिए, पास्ट पढ़ लिए, अब रह गया है फ्यूचर। तो इसको करने के बाद फ्यूचर करेंगे, कर लें जल्दी से। चलो अब आता है फ्यूचर। तो फ्यूचर टेंस के लिए भी यहाँ कर लेते हैं फ्यूचर टेंस। इसका भी 4 पार्ट होता है। इसमें पहला देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर कर सकते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस। दूसरा होता है इसका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है ना। थर्ड हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट, और फोर्थ हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये 4 हो गया, इसको लिख लें जल्दी से। चलो फिर अभी एक एक करके देख लेते हैं। इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट, पहला हेडिंग डालेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर टेंस। इसमें हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, इस तरह से टेबल बना करके लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। चलो यहाँ पर हम बना लेते हैं, ये तो ऐसे हो गया हेडिंग, और इसमें इस तरीके से यहाँ लिख देते हैं अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, फिर उसके नीचे नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, इंटेरो, ठीक है ना, इंटेरोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, ये दोनों 4 हैं। इसके 4 स्ट्रक्चर होंगे। पहचान में तो बहुत ही आसान इसका पहचान है, अगर साइड में लिखना है तो पहचान लिख लेना है। पहचान में क्या होगा, इसके अंत में, इसके क्रिया के अंत में गा, गी और गे, ये इत्यादि रहते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। पहचान में इस क्रिया के अंत में, ठीक है ना, इस टेंस क्रिया के अंत में गा, गी, गे इत्यादि रहता है, ये पहचान है। अब यदि अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस भी 1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसी तरीके से इसका नेगेटिव अगर देखते हैं तो सब्जेक्ट प्लस शैल और विल। यहाँ पर तो ये जो शैल और विल है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब जिसमें होता है उसके नेगेटिव बनाने के लिए हम उसके बाद नॉट रख देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा नॉट प्लस V1 और ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको लिखें एक बार, तो ये हो गया। अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो अगर वो क्लोज इंडेड है तो इस शैल विल को बाहर रख देंगे, तो शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। अगर ये पहला, अगर ये क्या हो WH हो, तो यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा WH क्वेश्चन प्लस शैल और विल
प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 और ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो तो पहला आता है ये शैल विल प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और दूसरा हो जाएगा WH क्वेश्चन प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया क्वेश्चन, ये चारों इसका पार्ट हो गया। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये चारों। तो पहले वाले में देखें सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1, इन सब के बाद हमेशा ध्यान रखना है इसमें हमेशा V1 ही यूज होगा, कहीं भी V1 के अलावा दूसरा फॉर्म नहीं यूज हो रहा है, हर जगह V1 होगा, चाहे वो कोई भी पार्ट हो, चाहे नेगेटिव हो अफर्मेटिव कोई भी हो, सबके साथ V1 यूज होगा। शैल विल के बाद हमेशा V1। अब इसमें एक बात याद रखना, जो शैल होता है, शैल का यूज इन जनरल अर्थ, सामान्य अर्थों में, सामान्य अर्थों में, सामान्य अर्थों में इसके किसके साथ होगा, आई वी यू, यहाँ सॉरी आई और वी, केवल आई और वी के साथ कर लेंगे, यहाँ पर के साथ, समान अर्थों में ये हो जाएगा, और विशेष अर्थों में ये यूज अलग हो जाता है। और अगर विल देखें तो आई और इन दोनों को छोड़ करके, ठीक है ना, इन दोनों को छोड़ देंगे तो सामान्य अर्थों में सभी, बाकी अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ, अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे, के साथ। सामान्य अर्थों में ये दोनों होता है ऐसे। ठीक है, तो समान अर्थों में अगर शैल का यूज देखेंगे तो वो आई और वी के यानी फर्स्ट पर्सन के दोनों नंबर के साथ जाएगा, और विल इन दो के अलावा कोई भी सब्जेक्ट होगा उसके साथ हम हमेशा विल लगाएंगे। सामान्य अर्थ का मतलब हो गया कि जो हम वाक्य बोलते हैं वो, लेकिन कभी कभी क्या होता है विशेष अर्थ का ऐसे होता है, विशेष अर्थ में ये उलट जाता है, ठीक है ना, आई और वी के साथ विल लग जाएगा और बाकी सबके साथ शैल लग जाएगा। वो हम एग्जाम्पल देखेंगे तो वो क्लियर होगा, वहां से एक एक एग्जाम्पल इस पर देखते हैं। एग्जाम्पल पहला, मैं क्रिकेट खेलूंगा, तो ये हो गया यहाँ पर, ये क्रिकेट खेलना, तो क्रिकेट सामान्य सी बात है, क्रिकेट खेलूंगा, तो यहाँ पर सामान्य अर्थ में यहाँ पर आई के साथ शैल लग जाएगा, तो आई शैल प्ले V1 होगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिकेट। लेकिन अगर इसी को अगर दूसरे वाक्य के इस रूप में लिखते हैं, जैसे लिखूं मैं क्रिकेट अवश्य ही खेलूंगा, तो ये एक विशेष अर्थ हो जाएगा यहाँ पर खेलूंगा, ठीक है ना, अवश्य ही की बात कर रहा है, ठीक है ना, यहाँ सामान्यता ये कि यहाँ पर अवश्य, तो इस तरीके के वाक्य में अगर ये गागी के साथ अवश्य ही हो तो इस शैल के स्थान पर इसका यूज उल्टा हो जाएगा, आई के साथ शैल लगता है सामान्य अर्थों में, लेकिन यहाँ पर यूज कर लेंगे आई विल प्ले क्रिकेट, ठीक है ना। ये भी मॉडर्न इंग्लिश में, आज मॉडर्न इंग्लिश में ये क्या है, मान्य है। अगर इसको या इसको इस रूप में भी यूज कर सकते हैं, अगर शैल यूज करते हैं तो आई शैल, ठीक है ना। यहाँ पर अब अवश्य के लिए अंग्रेजी लिखना पड़ेगा, या तो सर्टेनली या श्योरली, ठीक है ना, ये शब्द यूज करना पड़ेगा, तब यहाँ शैल यूज होगा। अगर सर्टेनली और श्योरली तो वहां पर हम शैल का यूज करेंगे, ठीक है ना, आई शैल, ठीक है ना, प्ले क्रिकेट श्योरली, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से श्योरली यूज करते हैं तब शैल का प्रयोग होगा, अदरवाइज इस शैल का यूज उलट देते हैं तो यहाँ पर श्योरली या सर्टेनली इस तरह के शब्द का यूज नहीं होगा। तो इसी को कहते हैं विशेष अर्थों में, और ये हो गया सामान्य अर्थों में। उसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल अगर लें, वे लोग पत्र लिखेंगे, पत्र
लिखेंगे। तो यहाँ पर ये समान सी बात है, तो यहाँ पर हो जाएगा दे, और दे दो ही शब्द है आई और वी, इनके ही साथ से लगेगा, बाकी कोई भी आएगा विल लगाएंगे, दे विल। और यहाँ पर लिखना हो जाएगा V1 हमेशा, दे विल राइट अ लेटर। अगर ये होता वे लोग पत्र अवश्य लिखेंगे, पत्र अवश्य लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये एक विशेष हो गया ना, यहाँ पर ऑब्लिगेशन की बात हो जाएगा या फिर इस तरीके से उनके ऊपर, तो यहाँ पर अवश्य लग जाता है। तो यहाँ पर अगर श्योरली यूज करेंगे तब विल का यूज करेंगे, अगर श्योरली या सर्टेनली इन दो शब्दों का यूज नहीं करते हैं तो ये वाला यूज उल्टा कर देंगे, इनके साथ जो लगता है विल, इनके साथ लगा देंगे शैल। तो दे शैल राइट अ लेटर, ठीक है, अ लेटर। तो यहाँ पर ये अर्थ ही हो जाएगा शैल। शैल यहाँ आने की, अगर दे के साथ शैल लगता है ये गलत नहीं है, लेकिन ये जो अर्थ देगा वो ये वाला देगा वे लोग पत्र अवश्य लिखेंगे। लेकिन अगर शैल के लगाते विल लगाते हैं और इसका इस सेंटेंस का यूज करते हैं तो वहां पर हम श्योरली या सर्टेनली का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो वो हो जाएगा दे विल राइट अ लेटर श्योरली, या इस तरीके से सर्टेनली भी यूज कर सकते हैं। तो ये विशेष अर्थ हो गया, ये सामान्य अर्थ हो गया। चलो ये हो गया। अब नेगेटिव बना लेना सब, इतना सारा बताया तो नेगेटिव अब बनाना आसान है, और इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर तो लिख ही दिए, ठीक है ना। चलो बाकी चीज भी इसका एग्जांपल बाद में देखेंगे। अगला है दूसरा, इस पर आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस, अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करें तो इसमें अफर्मेटिव स्ट्रक्चर जो होता है, अफर्मेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस ये बी लगाएंगे यहाँ पर, और फिर V4 प्लस यहाँ हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान रखेंगे बी लग जाएगा, और बी का मतलब इसके लगते ही यहाँ V4 हो जाएगा। पहचान में बात करेंगे, अगर इसका पहचान सिंपल है तो इसके क्रिया के अंत में जो होगा इस तरीके से रहा होगा, रही होगी, इस तरीके से रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस तरीके से रहता है इत्यादि। पहचान आसान है, ठीक है ना। अगर इसका नेगेटिव बनाना होगा तो शैल विल के बाद नोट रख देंगे, नहीं इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो शैल विल को बाहर रख देंगे। अगर WH होगा तो उसके पहले WH लिख देंगे। तो ये आसान है, शैल विल ये इस तरीके से यूज करके। यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है। एग्जाम्पल पहला, मोहन क्रिकेट खेल रहा होगा, खेल रहा होगा। तो यहाँ पर पहचान में तो क्लियर हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे, अब मोहन के साथ विल लगाएंगे तो मोहन विल। ये शैल विल का यूज किसी भी फ्यूचर टेंस के लिए वही होगा जो अभी मैंने बताया था। ऐसा नहीं कि अब ऐसा ये टेंस बदल रहा है, फ्यूचर में इंडेफिनिट से जा रहा है कंटिन्यूअस, तो वहां पर ऐसा उलट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार जहाँ शैल विल का यूज देख लिए वो हर जगह शैल विल के साथ वही यूज होगा। तो मोहन विल बी प्लेइंग क्रिकेट, वे लोग दौड़ रहे होंगे, दौड़ रहे होंगे। तो ये हो जाएगा दे विल बी रनिंग, दे विल बी रनिंग। नेक्स्ट अगर देखें, राधा गीत गा रही होगी। तो यहाँ होगा राधा विल बी सिंगिंग, सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है ना। गाना का अंग्रेजी सिंग और सॉन्ग हो गया, ये ING लगा देंगे। इसके अलावा मैं क्या लिखें, यहाँ पर लिखें कि मैं पत्र लिख रहा
होऊंगा, ठीक है ना, होऊंगा या होऊंगा इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आई शैल बी राइटिंग अ लेटर। तो सिंपल है एकदम, इस पर बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। बस ये ध्यान रखेंगे बी के बाद V4 लगाना है, ठीक है, ING लगा देंगे तो ये हो जाएगा। चलो अब इसके बाद अगला फ्यूचर कंटिन्यूअस के बाद फ्यूचर परफेक्ट। ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव इसका बना लेना, बोल दिए पहले। फ्यूचर परफेक्ट ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको समझेंगे। तो पहचान इसका सबसे पहले पहचान पूरे जो टेंस होता है उस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, चलो पहले लिख देते हैं फिर बात करेंगे। पहचान चुका होगा या चुकी होगी, चुके होंगे, ये इत्यादि इस तरह से रहता है, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद शैल और विल प्लस हैव, हमेशा हैव होगा, यहाँ हैज नहीं होगा, ये ध्यान रखेंगे। और फिर इसके साथ V3 और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल नेगेटिव बनाना होगा, इन दोनों के बीच में शैल और विल, शैल यहाँ पर है इसके बाद लगाना होगा नोट, शैल विल के बीच और हैव के बीच में नोट लगा देना है। मैं पत्र लिख चुका होऊंगा, ठीक है ना, इस तरीके से चुका होगा इस तरीके से। तो आई शैल हैव रिटेन अ लेटर, आई शैल हैव रिटेन अ लेटर, यहाँ पर आई के साथ शैल लगता है तो उसके साथ हैव लगा देना है। राधा नाच चुकी होगी, इस तरीके से अगर लिखते हैं तो राधा यहाँ पर विल लगाएंगे, राधा विल हैव डांस्ड, ठीक है ना, डांस, तो यहाँ इसका डांस हो जाएगा, ये हो गया, बस इस तरीके से सिंपल है। चलो इसका लास्ट बात कर लेते हैं, लास्ट में थोड़ा सा समझना है, इसको हटा देते हैं। अच्छा इसमें एक चीज और समझ लेते हैं, वो चीज ये है, जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस में था कि वहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस में उसमें परफेक्ट टेंस वाला जो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट था, तो वहां पर सिंपल वाक्य के लिए नहीं करते थे, वहां हम करते थे जब दो वाक्य होता था। यहाँ पर भी ऐसे ये सिंपल भी हो रहा है इस तरीके से, और एक ऐसा वाक्य भी आएगा जिसमें दो काम हो गए एक साथ, और ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस को भी उसमें शामिल किया हुआ होगा। जैसे एक एग्जांपल हम यहाँ पर एक वाक्य लिखते हैं, जैसे वह वर्षा शुरू होने से पहले घर पहुंच चुका होगा, ये एक वाक्य लिख रहे हैं, ठीक है ना। वह वर्षा शुरू होने से पहले घर पहुंच चुका होगा। अब यहाँ पर भी दो वाक्य आ जा रहे हैं, यहाँ पर भी देख रहे हैं कि दो काम इसमें हो रहा है, एक वर्षा का होना और दूसरा घर पहुंचना। तो इसमें क्या करते हैं, जो वाक्य पहले हो गया है, ठीक है ना, जो वाक्य पहले हो गया है उसके लिए हम इसका क्या कर लेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज कर लेंगे। और जो कार्य बाद में होता है, जो कार्य बाद में होता है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यहाँ पर लिखना है कि इसमें यहाँ पर लिख देते हैं, बाकी वो वाक्य जैसे बोले हैं वैसे ही बना लेना। जो कार्य पहले हुआ है उसके लिए हम यूज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और जो कार्य बाद में हुआ है
उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करेंगे। यही सबसे जरूरी चीज़ है, इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट आ रहा है, फ्यूचर टेंस में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट आ रहा है। जो कार्य पहले हो गया उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस यही वाला यूज कर लेंगे, इस वाले से सिंपल स्ट्रक्चर को। और लेकिन अगर बाद में जो कार्य हो रहा है उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करेंगे, और वो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। V5 मतलब S या ES, ठीक है। तो इसका अगर देखें एग्जाम्पल, ऊपर से मिटा देते हैं, चलो ऊपर से ये जस्ट, तो यहाँ पर अगर इस वाक्य को बनाए, वर्षा शुरू होने से पहले वो घर पहुंच चुका होगा, तो पहले घर पहुंचना हो रहा है, तो ही विल हैव रिच्ड होम, ठीक है ना। पहुंचना का रिच होगा, V3 यूज करेंगे, रिच्ड होम बिफोर। अब देखो वर्षा शुरू होने से पहले, ठीक है ना, वर्षा शुरू होने से पहले, तो इट रेन्स, जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं उसमें हमें सब्जेक्ट का पता नहीं होता है। अब प्राकृतिक घटनाएं वो क्या होती है, खुद से होती है, ठीक है ना, वो कोई करता नहीं हो, इसलिए वहां पर हम इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर अगर वर्षा होना, ठीक है ना, तो इट रेन्स लिख सकते हैं, या इट स्टार्ट्स टू रेन, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे इट स्टार्ट्स टू रेन, ठीक है ना। वर्षा अभी शुरू भी नहीं हुई थी तब तक वो घर पहुंच चुका था, ठीक है ना, इस चुका होगा। तो ही विल हैव रिच्ड होम बिफोर इट स्टार्ट्स टू रेन। तो ये हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन। बाकी कल हम इसके ऊपर और एग्जाम्पल देखेंगे, और कल ही क्या होगा, हम कुछ प्रैक्टिस देख लेंगे पूरे टेंस को एक साथ, ठीक है ना। और एक टेंस इसमें बचा हुआ है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसको करके हमारा ये टेंस समाप्त हो जाएगा। और फिर हम अगले जो क्लास होगा उसमें हम एक चीज़ और करेंगे, कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं जो वर्ब में, वो हम कर लेंगे। और फिर 2 वर्ब हैं, वॉइस पढ़ने से पहले उसको करना होगा, एक ट्रांजिटिव वर्ब है, एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, एक फाइनाइट वर्ब, एक नॉन फाइनाइट वर्ब, और उसमें खास तौर से जो आता है, ये दोनों करने के बाद फिर हम चलेंगे वहाँ पर वॉइस में। ये 3-4 जो वर्ब है वो ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है ना। तो कल इसको करेंगे।